नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आप महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक शहर में आतंकी हमला हुआ है या कोई सिरफिरे ने किसी टेंशन और दबाव में गोलीबारी की है, ये तो जांच का विषय है। चूंकि वो भारत नहीं है, इसलिए हर ऐरा गैरा कुछ न कुछ बयान नहीं दे रहा है। ना तो अमेरिका का पक्ष में कोई बयान आया, ना वहाँ के विपक्षी दलों का कोई बयान आया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभी जांच हो रही है। अगर भारत होता तो अब तक वहाँ पर भूख हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाता और मोदी मुर्दाबाद और योगी मुर्दाबाद के नारे लगते, लेकिन इसीलिए वो अमेरिका है और हम भारत है। खैर, वहाँ के इस दर्दनाक हादसे पर मैं अपना शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायल लोगों जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समाचार चैनल वाले वहीं पे है, इसलिए आपको पल पल की सूचना देंगे। इसीलिए मैं आपको अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूँ कि आप देश की खबरें जानें। अमेरिका में हमले से ज्यादा महत्वपूर्ण आज उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जो परिणाम आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100%, इस पर समाचार चलना चाहिए था और इस पर विवरण विश्लेषण होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई भी राजनीतिक दल को एमएलसी चुनाव में 100% विजय प्राप्त हुई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में, इशारे में, बहकावे में या किसी न किसी वजहों से इस खबर को दबाया गया, प्रचारित नहीं किया गया, बल्कि चलाया भी नहीं गया। अगर सोशल मीडिया ना हो तो पता नहीं चलता कि स्थानीय निकाय चुनाव में क्या परिणाम आया। किसी को पता भी नहीं कि आज कोई परिणाम आने वाला भी था। खैर, हमारा तो काम है और हमारा तो स्लोगन ही है कि जो कहीं नहीं हो यहाँ है। जिस पर कहीं खबरें नहीं चलती, जिस पर कहीं विवरण विश्लेषण नहीं होता, वो आपके इस चैनल पर होता है। उसी शर्त के तहत, उसी वादे के तहत, उसी अपने कमिटमेंट के तहत मैं आया हूं ये विवरण देने के लिए कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में 100% चुनाव का मतलब क्या हुआ और ये किसको श्रेय जाता है। मित्रों, सबसे पहले आप कहेंगे कि 100% ना, 2-3 सीटों पर तो भाजपा को हार प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले यहीं से करते हैं कि मैंने 100% क्यों कहा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की हार, मैं पहले अपने पूर्वांचल का रहने वाला हूं, बलिया मेरा घर है, तो वहीं से शुरू करते हैं। आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे ने उस सीट को विजय प्राप्त किया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। मतलब वो किसी और दल के सिंबल पर नहीं लड़े, मतलब वो उसी तरह से है, नोटा का वोट है। जिस तरह से नोटा वाला वोट सब भारतीय जनता पार्टी का है, वो दुखी होकर के भाजपा को नहीं दिया और पार्टी को देना नहीं चाहता था, तो उसने नोटा का बटन दबाया। वही यशवंत भाई के साथ भी हुआ है। यशवंत भाई ने अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग की, लेकिन भाजपा नेतृत्व को लग रहा था कि ये सीट 100% भाजपा ही जीतेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कुछ सीटों पर हार जरूरी है। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने यशवंत भाई के बेटे को टिकट नहीं दिया। यशवंत भाई अपने जनता के प्रति कमिटेड थे, अपने लोगों के प्रति कमिटेड थे और उनको अपने लोगों पर भरोसा था। अपने मतदाताओं के भरोसे के बल पर वो भाजपा नेतृत्व को धरता बताते हुए अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिए। जनता जनार्दन और मतदाताओं के आशीर्वाद से उनका बेटा विजय प्राप्त हुआ। तो वो सीट भाजपा की ही थी, क्योंकि उनके पिताजी भाजपा में थे। वो जो कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं वो भाजपा में था। अब आते हैं बनारस की सीट। मित्रों, बनारस के सीट पर फेसबुक और सोशल मीडिया पे कई अनाप शनाप खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ये योगी जी की जीत और मोदी जी की हार है। ऐसा नहीं है। जो बनारस की सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही सीट मान के चले। ब्रजेश सिंह जी वहां से चुनाव जीते हैं हमेशा से। अब की बार वो जेल में है तो उनकी पत्नी ने उस सीट पर विजय प्राप्त किया है। ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे नहीं सकती थी, क्योंकि उन पर माफिया का ठप्पा लगा हुआ है। और अगर ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना देती तो कल समाचार चैनलों पर हर विपक्ष का नेता मुंह फाड़ के बोलता होता कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से माफिया को भाजपा का टिकट। तो इस बात से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश सिंह को टिकट नहीं दिया, वो देती भी नहीं।
क्योंकि भाजपा आमतौर पर माफिया गुंडे बदमाशों से परहेज करने वाली पार्टी है। अंदर खाने चाहे बेशक उनके साथ साठगांठ और समझौता कर ले। असल में भाजपा की दिक्कत क्या है कि भाजपा दामन बचाने के चक्कर में बहुत रहती है, चाहे उसके लिए उसका राजनीतिक नुकसान भी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो चीज बड़ी प्रमुखता से की। एक वो कि जो 16 समाज की सीटें 100% विजय होती हुई प्रतीत हो रही थी, उस सीट को उन्होंने भाजपा का टिकट से महरूम कर दिया और वो लोग या तो निर्दलीय लड़के जीते या हार गए और भाजपा को हरवा दिए। जिसका सीधा साधा उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया विधानसभा का सीट, जो सुरेंद्र सिंह वहां से सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया गया। सुरेंद्र सिंह स्वयं अकेले दम पर 30,000 वोट तो लेने में कामयाब रहे, लेकिन उनका प्रत्याशी उतना वोट भी नहीं लाया और हार गया। सिर्फ वही नहीं हारा, बलिया की सारी सीटें हार गई। दया शंकर सिंह जी अपने बूते पर सिर्फ एकमात्र सीट निकाल पाए। दूसरी सीट तो खैर सुभाष शाहनी की है, वो उसमें तो किसी और का योगदान नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कैंडिडेट थी, वो भी बागिए थी और उन्होंने अपने दम पर पिछला चुनाव में भाजपा को हरा दिया था और राम गोविंद बहुत कम वोटों से जीते थे। तो इन तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पड़ी हुई है। तो बनारस वाली सीट की नहीं किया जाए। राजा भैया के भाई का सीट है, वो राजा भैया की अपनी वर्चस्व है उस इलाके में, वो भाजपा कांग्रेस सापा से मतलब नहीं है, वो जो भी हो राजा भैया का सीट है वो। अगर वहां से राजा भैया के भाई को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती तो वो भी भाजपा का टिकट होता। हालांकि राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ को अनकंडीशन समर्थन देने का ऐलान किया हुआ है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करता हूं। उन्होंने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मैं अखिलेश यादव को हराऊं और योगी जी की सरकार बनाऊं। वो बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी आस्था, विश्वास, समर्पण और सहानुभूति किसी से छुपी नहीं है। तो उनके भाई को टिकट दिया जा सकता था। राजा भैया को कोई बहुत बड़ा गुंडा मवाली और माफिया होने का तगवा नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो चूंकि अपने पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनको ना दे करके कम से कम उनके भाई को तो टिकट दिया जा सकता था। लेकिन भाजपा ने क्या सोचा वो भाजपा जाने। आजकल भाजपा की सोच हर आदमी के समझ में नहीं आ रहा। अब आते हैं कि ये जीत का मतलब क्या होता है और जीत की श्रेय किसको जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो बयान दिया, वो ये कहा कि ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व के वजह से मिला है। स्वतंत्र देव सिंह के इसके अलावा और वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब सभी राजनीतिक पार्टियों में एक अघोषित समझौता हुआ है कि आपको जीत का श्रेय नेता को और हार का श्रेय खुद को देना है। ये पहले कांग्रेस में ही बीमारी थी। इस बीमारी से सिर्फ कांग्रेस ग्रसित थी कि अगर कोई सीट विजय प्राप्त होता था तो कहते थे कि सोनिया जी की असीम कृपा से, और हार होता था कहता था प्रदेश नेतृत्व की मैं रिजाइन करता हूं, मेरी गलती और कार्यकर्ताओं की नाकामी से हार हुआ है। लेकिन ये वायरस अब धीरे धीरे सब में आ गया है। नरेंद्र मोदी गांव का प्रधान का भी अगर चुनाव जीतता है, प्रधान तो कहता है कि मोदी जी की वजह से जीता, और हारता तो कहता है कि मैं अपनी बात अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाया। तो स्वतंत्र देव सिंह के अलावा पास और कुछ कहने का था नहीं, चूंकि अभी अभी बेचारे मंत्री बने हैं। कभी भी टेलीफोन दिल्ली से जा सकता है कि स्वतंत्र देव सिंह को स्वतंत्र कर दीजिए और वो स्वतंत्र हो जाते। इसीलिए मोदी जी का नाम रखना जरूरी है उनके लिए। लेकिन मेरे तो स्वतंत्र हूं, मेरा नाम बेशक स्वतंत्र देव सिंह ना हो, लेकिन मैं तो आदमी स्वतंत्र हूं और मैं वही कहूंगा जो सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि इस पूरे एमएलसी चुनाव में ना तो नरेंद्र मोदी ने कोई वर्चुअल मीटिंग किया, ना कभी भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए ट्वीट किया, ना ही कहीं कोई अखबार में इश्तहार आया। मन की बात भी उन्होंने नहीं की। कोई रैली और प्रदर्शन का तो कहीं कोई सवाली नोट था, कोई पदयात्रा वगैरह की छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आए भी नहीं। उत्तर प्रदेश में उनका अंतिम यात्रा लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में था। वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मैं साक्षी हूं। नरेंद्र मोदी माइक के पास नहीं आए, ये बड़ा चर्चा था। हम लोग चूंकि आगे ही लाइन में बैठे थे,
बिल्कुल नरेंद्र मोदी के बाद जो खाली जगह डी होता है उसके बाद पहली रो में मैं बैठा था और हमारे साथ जो बैठे तो सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, क्योंकि वो अति विशिष्ट लोगों की दीघा थी। और हमारे एक मित्र के आशीर्वाद, सौजन्य और कृपा से हमको उस श्रेणी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जबकि मैं उस स्तर का आदमी हूं नहीं, लेकिन टिकट तो पा गया था। तो आजू बाजू वाले बैठे वाले लोग इस बात की बड़ी चर्चा कर रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी माइक तक क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको माइक और कैमरा फोबिया है, ये कोई बात छुपी नहीं है। माहौल चाहे जैसा भी हो, वो तो कोरोना का टीका देने पर भी माइक पे आ जाते हैं, वो तो कोरोना का दूसरा टीका ले वो भी माइक पर आ जाते हैं। तो माइक और कैमरा और वो भी पूरी खचाखच भरा स्टेडियम में वो काहे नहीं माइक पाए, ये बात जो लोग समझे, मैं तो समझ गया था। खैर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में कोई दौड़ा नहीं किया, नहीं कोई माइक पकड़ा। तो फिर एमएलसी चुनाव का श्रेय उनको कैसे दिया जा सकता है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे और मैं ये जो बम्पर मतदान उनके पक्ष में हुआ है और ये जो सर्वाधिक सीट जीत करके भाजपा आई है, इसका वजह मैं दूंगा नरेंद्र मोदी को या योगी आदित्यनाथ को। इसके पहले मैं वजह पर चर्चा करूं। श्रेय तो मैंने नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ को दे दिया है अपने उदाहरण से समझा करके, और आप इस पर भरोसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये तथ्यात्मक है और सबूत भी है इसका। वजह है नरेंद्र मोदी के कुछ लोगों के द्वारा योगी आदित्यनाथ को अनकंफर्टेबल करने की वो जो कुचक्र या कुचाल चली जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता व्यथित थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में ऊंचे स्थान प्राप्त करना और महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करने से जनता व्यथित थी। जिन लोगों को जनता ने ठुकरा दिया या वो जो लोग घोषित योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं और समय समय पर योगी आदित्यनाथ के लिए असुविधाएं खड़ा करते हैं, आज भी वो योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सुविधा का काम नहीं करते हैं। उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। उनको योगी मंत्रिमंडल में पा करके उत्तर प्रदेश की जनता व्यथित थी, इसलिए उसने योगी आदित्यनाथ का हाथ मजबूत करने के लिए एमएलसी चुनाव में 100% मतदान किया। अब 100% मतदान के फायदे क्या हैं ये जानिए। अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही तरह भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गई है, बल्कि जुलाई के बाद अखिलेश यादव के पार्टी का नेता विपक्ष का टाइटल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेता विपक्ष होने के लिए आपको कम से कम 10 सीटों की आवश्यकता है और अखिलेश यादव 10 सीट से भी नीचे आ गए हैं। मतलब राजनीतिक वजूद ही नहीं खत्म हो रही है अखिलेश यादव की, राजनीतिक स्टेटस भी खत्म हो रही है जो विपक्ष के नेता के रूप में स्टेटस थी। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ को समझ रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के पास नेता विपक्ष की हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोनिया गांधी को नेता विपक्ष का ऑफर दिया और उन्होंने अपने हलकारों को राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष मनोनीत किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव को इसी तरह की छूट देंगे, क्योंकि बड़ा दिल है योगी आदित्यनाथ का और वो बड़प्पन वाले आदमी अपनी बड़प्पन दिखाएंगे। लेकिन मित्रों, हम सब लोग योगी आदित्यनाथ के इस मजबूत होते वर्चस्व पर खुशियां मनाएं, क्योंकि एक स्पष्ट निर्णय लेने वाला आदमी अभी दिल्ली की गद्दी की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसकी 2-3 वानगी आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत और नीति निर्धारक जो बॉडी है उसका नाम है संसदीय बोर्ड। संसदीय बोर्ड में 13 सीट होती है, अभी 9 सीटें हैं, 3 सीट खाली है। 3 सीट में एक अरुण जेटली साहब के दुखद ध्यान से खाली हुआ है, दूसरा सुषमा स्वराज साहब के दुखद ध्यान से खाली हुआ है। इन खाली स्थानों को भरने का दबाव भाजपा पर है और किसको भरा जाए ये अब भाजपा नेतृत्व और उनके शीर्ष नेतृत्व में जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको सोचना है। उस सीट का महत्व क्या है, उसमें आने की हैसियत क्या है और उसका पात्रता क्या है, आप इस बात को इसी से जाने कि नरेंद्र मोदी को वहां पर आने के लिए लगातार 11 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ा और अपना राजनीतिक डंका और वर्चस्व गुजरात में दिखाना पड़ा, बनाना पड़ा, तब जा करके वो वहां पर आए हैं।
सोच लीजिए कि उस तरह की सीट पर अगर योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में योगी आदित्यनाथ तो पहले ऐसे शख्सियत बनेंगे जो 5 साल में ही मुख्यमंत्री रहते हुए इस महत्वपूर्ण बॉडी में स्थान पा गए, और वो पाएंगे। आप योगी आदित्यनाथ का हाथ मजबूत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि योगी आदित्यनाथ लोक लुभावन नारों और लोक लुभावन कृतियों से ज्यादा वो जनता के हित की काम करते हैं, समाज में सामंजस्य बनाए रहने का काम करते हैं, और जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए हितकर है वो निर्णय लेते हैं। आज उनका नकल करने की होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में। शिवराज सिंह चौहान उसके ताजा उदाहरण है। लेकिन कहा जाता है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो एक कॉमेडी सीरियल आता था जिसमें एक सोनिया जी का पात्र निभा रहा था। मैं उसके रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ, मुझे सोनिया जी का कोई खिल्ली उड़ाने का शौक नहीं है, मैं क्षमा मांगता हूँ सोनिया जी और उनके प्रशंसकों से। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। वो पात्र रोल कर रही थी तो उसने बोलते बोलते ओम शांति ओम का डायलॉग पढ़ दिया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? बोलो जी वो गलती से स्क्रिप्ट चला गया था और उनको पता ही नहीं चला। हमारे देश के एक विदेश मंत्री थे, वो संयुक्त राष्ट्र में दूसरे देश का भाषण पढ़े। उस तरह की चीजें होती रहती हैं हमारे देश के लोगों के द्वारा। तो नकल करने के लिए अकल की बहुत आवश्यकता होती है, असल करने से भी ज्यादा। शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ का नकल करने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठे जिसका जगासाई हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के रूप में मशहूर है। वो हर उस स्थान पर बुलडोजर चलाते हैं जहां कानूनी बुलडोजर चल सकता था। जैसे कोई अवैध संपत्ति हो, माफिया का संपत्ति हो, कब्जे से बनाई गई हो, सरकार के नियमों के विरुद्ध बनाई गई हो, नक्शा पास न किया गया हो, उस पर कानूनी रूप से बुलडोजर चलाने का अधिकार फिक्स हो रहा हो और उस पर कोई अड़चन ना हो। लेकिन उनका नकल करने के लिए कि मैं भी योगी आदित्यनाथ के श्रेणी में आ जाऊंगा, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में उस घर पे बुलडोजर चलवा दिया जहां घर से पत्थर बरसा हुआ था। देखिए, पत्थर बरसा होना एक बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, और पुलिस के ऊपर पथराव तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। लेकिन राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में भी घर पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान नहीं है। कानून का छोटा विद्यार्थी होने के नाते ये मैं आपको स्पष्ट करता हूं। बुलडोजर सिर्फ उसी स्थिति में चल सकता है जब वो निर्माण कार्य अवैध हो, नक्शा पास ना हो, माफिया के संपत्ति से बनाया हुआ अवैध संपत्ति घोषित हो चुका हो, तब जाकर के उसको भसाया जा सकता है। लेकिन जिस घर से 2 महिलाएं पत्थरबाजी कर रही थी, ना तो वो अवैध मकान था, ना ही वो माफिया के पैसे से बना हुआ था। वो देश के स्वतंत्र मुसलमान है और आप ही लोगों ने उनको सर पे बैठा रखा है कि भाई वो कुछ भी करेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश में आगजनी और पत्थरबाजी पर कहाँ घर गिराते थे, तो उनको लगा कि नहीं गिराते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पत्थरबाजी होगी, उनको पता था पत्थर चलेगा, यहाँ से बम चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, आप पुलिस पर आप पत्थर फेंकते, बम फेंक जाता। उन्होंने कोरोना के टीका में गए हुए डॉक्टरों पर पथराव हो गया। 2 घंटे के अंदर योगी की पुलिस गई और घेर करके सबको तबीयत से पत्थरबाजी कर दी। और ये नरोत्तम मिश्रा का वो डायलॉग कि आप पत्थर चलाएंगे तो आपका घर पत्थर से भर देंगे, असंवेदनशील बयान है और बेमतलब दूसरे के मोजरी में पांव डालने का कुचेष्टा है, जो कि राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा और भाजपा के राजनीतिक सामगोईता पर प्रश्न लगाएगा। खैर, हमें क्या मतलब, हम तो बस राष्ट्रभक्त लोगों के साथ हैं और किसी भी राष्ट्र विरोधी कृत्य का विरोध करते हैं। उस पुलिस पर पत्थर चलाने वाली महिला का कड़े और बड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन गैर कानूनी मकान के जगह कानूनी बनी मकान को सिर्फ इस बात के लिए कि आपने पत्थर चलाया और हम वर्चस्व कायम करने के लिए, आपके मन में भय पैदा करने के लिए आपका मकान गिरा देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। खैर, आज बात उस बात पर नहीं थी, आज बात थी योगी आदित्यनाथ के प्रति राजनीतिक वर्चस्व पर जो स्थापित हो चुका है। अब हम उस वर्चस्व को सलाम करते हैं और आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि आप एक साफ स्पष्ट निर्णय लेने वाले आदमी का हाथ मजबूत करें, ताकि देश में जो कुछ ऐसी चीजें अभी रह गई हैं जो
नरेंद्र मोदी के साफ गोई के तरफ ना जाने की वजह से रुक रहा है या नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नफा नुकसान के गुणा भाग में फंस गया है, वो योगी आदित्यनाथ के आने पर सफल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और हल हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि वंदे मातरम बोलिए और भारत माता से प्रेम करिए। न हिंदू राष्ट्र, न खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान। जय श्री राम।